Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Rauf Akbar, Subject Specialist Physics from Regional Public School and College, Sahiwal. I welcome you all to DPS online classes. Now let's start our today's lecture. Dear students, our today's lecture is from Physics second year, the chapter 16, Alternating Current. The topic we will discuss in this lecture is AC through a capacitor and short question 16.3. Capacitor in DC circuit. Direct current cannot flow through a capacitor because of the presence of the insulating medium between the plates of a capacitor. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम AC करंट के बारे में पढ़ें कि वो कैपेसिटर में किस तरह बिहेव करता है, हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट जो है वो कैपेसिटर में से पास नहीं कर सकता। जैसा कि डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि दो कंडक्टिव प्लेट्स हैं, प्लेट A एंड प्लेट B। इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, लिहाजा ये एक सिंपल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डायग्राम है, तो इसमें डीसी करंट पास नहीं कर सकता। एसी थ्रू अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में हम देखते हैं कि ये सर्किट डायग्राम में एक एसी सोर्स, कैपेसिटर, एक बल्ब और एक स्विच, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट किस तरह पास करती है और वो किस तरह वो कैपेसिटर बिहेव करता है। सर्किट डायग्राम इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो मेंशन यहाँ पे की गई है, उससे हमें आसानी रहती है कि हमें इस चीज़ को समझने में मदद मिलती है कि किस तरह करंट अपने फर्स्ट हाफ साइकिल में उसकी क्या डायरेक्शन होगी और सेकंड हाफ साइकिल में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ऊपर वाली डायग्राम में देखें, जब करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसमें चार्ज Q दोनों प्लेट्स के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल इसका शुरू होगा, उस वक्त चार्ज Q दोनों प्लेट्स पर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। How does AC flow through a capacitor? The current flows through a capacitor because capacitor plates are continuously charged and discharged by the alternating voltage. जैसा कि डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि Vrms is given to the capacitor, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, इसकी प्लेट्स, और साथ डिस्चार्ज होंगी, और इस तरह AC इसमें से फ्लो करेगी। Relation between charge Q and voltage V in a capacitor. इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि चार्ज Q का वोल्टेज के साथ कैपेसिटर के अंदर क्या आपस में उनका रिलेशन है। As we know that when the plates of the capacitor are connected to a battery, a voltage V, the charge Q is stored on either of the plate. Q is proportional to V. Q is equal to CV. At any instant, the instantaneous voltage is given as V is equal to V naught sine omega t. Q is equal to C V naught sine omega t. Q is equal to CV है और V की वैल्यू चूंकि V naught sine omega t है, और उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो Q is equal to C V naught sine omega t के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हम एक चीज़ को और डिस्कस आगे करेंगे कि वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल है Q चार्ज के, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट होता है। Where C is the capacitance of a capacitor
and V naught is the maximum value of applied voltage. Phase diagram. As C and V naught are constants and voltage V is proportional to charge Q, hence Q will vary the same way as applied voltage V. Because Q is directly proportional to V, it means V and Q are in phase as shown in diagram. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जितना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होगा उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसमें इंक्रीज करेगा। अब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, लिहाजा ये दोनों जब ड्रॉ किए जाएंगे एक स्केल के ऊपर तो इनकी जो कर्व है वो सिमिलर होगी और इनका फेज सेम होगा, यानी इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि Q और V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं। As we know that V is proportional to Q and V and Q has same phase as shown in figure 1. So here we separated both curves. One is voltage curve or VT curve and other is QT curve. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम है इसमें Q और V एक ही स्केल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए स्टडी करने के लिए QT कर्व को हम यहाँ पे Q और V को सेपरेट करेंगे। ये देखें, ये है वोल्टेज टाइम कर्व और ये है चार्ज टाइम यानी QT कर्व। अब दोनों चूंकि सेम फेज हैं और फिगर 1 के अंदर दोनों इकट्ठी ड्रॉ की गई हैं, लिहाजा हम समझने के लिए इनको सेपरेट कर देते हैं और फिर नाउ वी स्टडी QT कर्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। यानी हम इसलिए इसको सेपरेट कर रहे हैं कि ताकि हम QT कर्व को स्टडी करके करंट की वैल्यू को फाइंड करें। वंस IT कर्व इज ऑब्टेन्ड, जब IT कर्व हम हासिल कर लेंगे, देन वी विल कंपेयर करंट एंड वोल्टेज कर्व्स फॉर एनी फेज चेंज। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम QT कर्व को स्टडी करते हुए करंट को ड्रॉ कर लेंगे, यानी करंट और टाइम यानी करंट टाइम IT कर्व को जब हम ड्रॉ कर लेंगे तब हम वोल्टेज और करंट को कंपेयर करेंगे। As we know that current I is the rate of change of Q charge with time, that is I is equal to delta Q by delta T. So the value of I at any instant is the corresponding slope or gradient of the QT curve. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि I is equal to delta Q by delta T. So the value of I at any instant is the corresponding slope. तो यहाँ पे हम QT कर्व का मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर स्लोप फाइंड करेंगे और जो ये स्लोप है दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T और द ग्रेडियंट ऑफ द QT कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट O व्हेन डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 के O पॉइंट पर हम देखते हैं चार्ज Q 0 है, तो यहाँ पे द स्लोप डेल्टा Q बाई डेल्टा T जो है वो मैक्सिमम होगा। So I is equal to delta Q by delta T is maximum. यहाँ पे सेकंड कर्व ड्रॉ की गई है कि एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट जहाँ पे O के ऊपर वाली जो डायग्राम है फिगर 4, इसमें पॉइंट O के ऊपर QT कर्व जो है उसका स्लोप दैट इज मैक्सिमम। तो वहां पे अब स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T एंड विच इज इक्वल टू I। अब जब स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि वहां पे करंट मैक्सिमम है। तो सेम स्केल के ऊपर करंट
को हम मैक्सिमम ड्रॉ करेंगे। तो नीचे फिगर 4 में देखें, पी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम स्लोप आई करंट से जाहिर किया गया है, और यहां से फिर हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो इन फिगर 5, current I that is equal to Q delta Q by delta T, that is maximum at P from O to A। अब फिगर 4 में देखें, जैसे जैसे हम O से A की तरफ मूव करेंगे, स्लोप की वैल्यू मिनिमम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो A पॉइंट के ऊपर, hence at point A the slope of Q is equal to delta Q by delta T, that is the formula of the slope or gradient। तो ये जो स्लोप है ये जीरो हो जाएगा A पॉइंट के ऊपर। जब A पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो हो जाएगा तो स्लोप चूंकि डेल्टा Q बाई डेल्टा T के इक्वल है और ये I के इक्वल है, तो यहाँ पे करंट I भी जीरो हो जाएगा। तो नीचे वाली फिगर में, फिगर 5 में हम अगर देखें तो N पॉइंट के ऊपर ये रेड कलर की जो कर्व है, N पॉइंट के ऊपर जीरो करंट को शो कर रही है, दैट इज एन IT कर्व। नाउ फ्रॉम A टू B, अब अगर हम A से B की तरफ चलें तो उसी तरह स्लोप जो है वो जीरो से इंक्रीज करता जाएगा और B के ऊपर पहुंच के इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, और वो नेगेटिव पीक कहलाएगी। फ्रॉम A टू B द स्लोप और gradient value delta Q by delta T at QT curve is negative, so I has maximum negative value at R on IT curve। अब ऊपर वाली डायग्राम फिगर 4 में देखें तो B पॉइंट के ऊपर स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है, और फिगर 5 में देखें तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो कि डेल्टा Q बाई डेल्टा T के इक्वल है, तो यहाँ पे अगेन करंट मैक्सिमम होगा, लेकिन वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इन दिस वे द कर्व PNRST in figure 5 gives the variation of current with time। इस तरह अगर हम ये फिगर 5 में देखें, रेड कर्व जो हमें नजर आ रही है इसके ऊपर पॉइंट्स हैं PNRST। इन पॉइंट्स को अगर हम स्टडी करें तो ये हमें करंट की वेरिएशन के बारे में हमें बताते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर करंट मैक्सिमम है, किन पॉइंट्स के ऊपर करंट मिनिमम है, और ये करंट जो है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द चार्ज, यानी डेल्टा Q बाय डेल्टा T। As slope or gradient value of QT curve represents current I, which is equal to delta Q by delta T, in this way the curve PNRST gives the variation of current with time and curve OABCD gives the variation of voltage with time। अब यहाँ पे हमने तमाम कर्व्स को इकट्ठा कर दिया है, और चूंकि Q कर्व की वजह से हमने I कर्व को हासिल किया है करंट, लिहाजा अब हम Q को स्टडी नहीं करेंगे। ये जो डॉटेड कर्व है इसको इस वक्त हम स्टडी नहीं करेंगे, इसकी जगह हम, चूंकि चार्ज और वोल्टेज आपस में प्रोपोर्शनल हैं और सेम फेज पे हैं, लिहाजा हम चार्ज की जगह वोल्टेज को डिस्कस करेंगे, यानी V और I कर्व को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किन पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज की क्या वैल्यू है, क्या फेज है, और करंट का क्या फेज है। यानी करंट और वोल्टेज की वेरिएशन को अब हम स्टडी करेंगे। कंपैरिजन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब प्रीवियस डायग्राम में अगर हमने देखा था कि हमने वोल्टेज और करंट को कंबाइन किया था, अब हम यहाँ पे इनको दोबारा स्टडी करने के लिए सेपरेट करेंगे।
Now we compare points of the curves P and R S T O A B C D. अब जो वोल्टेज कर्व है इसके ऊपर पॉइंट्स O A B C D और जो नीचे करंट IT कर्व जो है उसके ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो P N R S T. इनको कंपेयर करें. एट P the phase of I current is pi by 2 or 90, while at O the phase of voltage is 0. अब नीचे रेड I कर्व को देखें. इसमें पॉइंट P पर हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, पाई बाई 2 रेडियन, जबकि इसके अगेंस्ट O पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 0 है. तो इससे हमें पता लगता है कि एक पॉइंट पे वोल्टेज 0 है, जबकि उसी लम्हे करंट की वैल्यू जो है वो दैट इज पाई बाई 2 और 90. एट पॉइंट N, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. N पॉइंट पे देखें IT कर्व के ऊपर, यहाँ पे जो I है इसकी वैल्यू है पाई. At N the phase of I is pi, while at A the phase of V is pi by 2. अब N पॉइंट के ऊपर करंट का फेज पाई है, जबकि A पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का फेज पाई बाई 2 है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे है. नेक्स्ट, एट पॉइंट R the phase of I is 3 pi by 2, while at B the phase of V is pi. अब अगर हम N से आगे चलें तो R पॉइंट के ऊपर करंट का फेज 3 pi by 2 है, और जबकि इसके अगेंस्ट वोल्टेज कर्व के ऊपर B पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का फेज पाई है. अब फिर इन कर्व्स को हम कंबाइन करेंगे और देखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ कर्व्स एट द पेयर ऑफ पॉइंट्स BR, CS and DT. It can be seen that all these points the current leads the voltage by 90 degree or pi by 2. अब इन कर्व्स को देखें, वोल्टेज और करंट को कंपेयर करें. तो यहाँ पे B और R को कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि R जो है वो लीड कर रहा है, और इसी तरह C पे देखें तो C पर भी करंट जो है वो दैट इज लीडिंग द वोल्टेज, और इसी तरह अगर नेक्स्ट पे जाएं तो D पॉइंट पे जो वोल्टेज है और D के अगेंस्ट T पर करंट फिर लीड कर रहा है. एक दो बार फिर इसको स्टडी कर लें. रेड कर्व, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो हैं P N R S T. V वोल्टेज कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो हैं O A B C D. इनको अगर हम स्टडी करें तो हम देखेंगे कि तमाम पॉइंट्स पर O और P को देखें तो P पर जो करंट है वो है पाई बाई 2, O पे जो वोल्टेज है वो है 0. और इस तरह आगे AN को अगर आप देखें तो N पर है करंट पाई और A पर है वोल्टेज पाई बाई 2. इस तरह उससे आगे चलें तो B और R, C और S और D और T, इन पॉइंट्स पर भी करंट जो है वो वोल्टेज को 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियंस लीड कर रहा है. इसकी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी है जो यहाँ पे डायग्राम में हमें नजर आ रही है. रेड एरो दैट
is I current and the green arrow shows the voltage. अब इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे देखें तो हम देखेंगे कि ऑल द टाइम I is moving 90 degree ahead the voltage, कि करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लीड कर रहा है इस रोटेशन के अंदर. दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन and the current leads the voltage. Reactance of the capacitor. Reactance of a capacitor is a measure of the opposition offered by the capacitor to the flow of AC. It is usually represented by X. Reactance एक तरह की वो मुज़ाहमत है जो कि कैपेसिटर करंट को ऑफर करता है और ये आम तौर पे एक्स सी से रिप्रेजेंट की जाती है और इसका फार्मूला है एक्स सी दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस. आर एम एस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वेयर वी आर एम एस is the RMS value of alternating voltage across the capacitor and IRMS is the RMS value of current passing through the capacitor. The unit of reactance is ohm. The variation of capacitor reactance XC with frequency is shown in the diagram. डायग्राम में हम फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का आपस में जो रिलेशन है उसको ग्राफ की मदद से हम इसको स्टडी कर रहे हैं. तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे कि हाउ वी ऑब्टेन द वैल्यू एक्स सी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी. रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस. According to the expression xc is equal to 1/omega c and omega is equal to 2 pi f, xc is equal to 1/2 pi fc. तो ये रिएक्टेंस की वैल्यू है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी इसको कहते हैं. According to the expression, a certain capacitor will have a large reactance at low frequency, so the magnitude of the opposition offered by it will be large and the current in the circuit will be small. On the other hand, at high frequency, the reactance will be low and the current will be large with high frequency through the same capacitor. अब अगर हम previous diagram में देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस का आपस में जो रिलेशन है वो ग्राफ के जरिए हमें दिखाया गया है. यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की ग्रेटर वैल्यूज के ऊपर रिएक्टेंस डिक्रीज होती जाएगी और स्मॉलर वैल्यूज ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. Mathematical description of current lead in a pure capacitor circuit. So students, there is another way to find the value of current and the voltage. Suppose that the alternating potential difference applied to the capacitor is given by V is equal to V naught sine 2 pi ft, equation 1. Then the instantaneous charge on the capacitor, that is equal to Q is equal to CV. If we put the value of V, that is equal to V naught sine 2 pi ft, we will get Q is equal to CV naught sine 2 pi ft. As I is equal to dQ by dt, I करंट जो है that is the derivative, अगर हम इसका लें Q का तो I is equal to d by dt into C V naught sine 2 pi ft. Next,
I is equal to, now after taking the derivative, CV naught 2 pi f cos 2 pi ft. इन द मैथमेटिक्स हमने इसको पढ़ा है. इट इज़ वेरी सिंपल कि सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है और साइन 2 पाई एफ टी का जो डेरिवेटिव है वो 2 पाई एफ बाहर आ जाएगा और कॉस 2 पाई एफ टी जो है वो आगे हम उसको लिख देंगे. तो आई इज इक्वल टू सी वी नॉट 2 पाई एफ कॉस 2 पाई एफ टी, इक्वेशन 2. अब यहाँ पे सी वी नॉट 2 पाई एफ इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो राइट हैंड साइड पे इस टर्म का जो पहला हिस्सा है सी वी नॉट 2 पाई एफ, इसको अगर हम इक्वल कर दें आई नॉट के, विच इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो वेयर आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट 2 पाई एफ, इक्वेशन 3. देन इक्वेशन 2 बिकम्स, अब हम इक्वेशन 2 को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस 2 पाई एफ टी, क्योंकि आई नॉट जो है दैट इज इक्वल टू सी वी नॉट 2 पाई एफ. अब हमें ट्रिग्नोमेट्री में और हमने ये मैथ में पढ़ा है कि अगर आप एंगल में 90 डिग्री प्लस कर दें कॉस में तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी प्लस पाई बाई 2, यानी 2 पाई एफ टी में अगर हम पाई बाई 2 ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज द इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें तो इट कैन बी डिड्यूस दैट पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I आर नॉट इन फेज. अब आप सबसे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 देखें, वहां पे V की वैल्यू लिखी है V इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई एफ टी. इक्वेशन 4 में देखें I की वैल्यू लिखी है I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी प्लस पाई बाई 2, यानी करंट I जो है इसमें पाई बाई 2 का फेज जो है वो ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब ये दोनों सेम फेज पे नहीं हैं, बल्कि I जो है वो वोल्टेज की निस्बत पाई बाई 2 लीड कर रहा है. देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 रेडियंस बिटवीन I एंड V. और फिर हम इससे ये नतीजा निकालेंगे, the current I leads the voltage V by pi by 2 radians or 90 degree, और voltage V lags behind the current I by pi by 2 radians. Mathematically, as I naught is equal to CV naught 2 pi f, V naught over I naught, that is equal to 1 over 2 pi fc. V naught की वैल्यू 2 under root V RMS and the value of I naught यानी peak current that is equal to या maximum current that is equal to 2 under root I RMS. V naught over I naught, that is equal to 2 under root V RMS divided by 2 under root I RMS, और V naught over I naught is equal to V RMS over I RMS. This ratio is known as reactance XC of the capacitor. As XC is equal to V RMS over I RMS, also V naught over I naught, that is equal to V RMS over I RMS. So equation 5 shows V naught over I naught equal to 1 over 2 pi fc. Hence reactance of a capacitor is Xc is equal to 1 over 2 pi fc. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रोसीजर था जिसकी मदद से हम इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि
करंट वोल्टेज से लीड करता है कैपेसिटर सर्किट के अंदर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 1/2 पाई FC है। Now we come to the short questions of exercise 16.3. How many times per second will an incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to 50 Hz source? So first of all we understand the question, the meaning of the question कि ये क्या इसमें पूछा जा रहा है। Incandescent lamp वो फिलामेंट लैंप होता है, वो बल्ब होता है फिलामेंट बल्ब, जिसके अंदर जब वो ग्लो करता है तो वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उसका फिलामेंट जो है वो कंटिन्यूसली हीट अप होता चला जाता है, उसमें से हीट जो है वो एमिट होती है, तो इस वजह से इसको हम इनकैंडेसेंट लैंप कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर ऐसे बल्ब को या ऐसे लैंप को 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, जो कि हमारे घरों की आम AC वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, तो वो कितनी दफ़ा मैक्सिमम ब्रिलियंस यानी अपनी मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है ब्राइटनेस की, उस पर पहुंचेगा अपने 50 हर्ट्ज सोर्स में, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले देखें कि 1 साइकिल, कि एक साइकिल में 2 पीक वैल्यूज हैं, I मैक्सिमम पॉजिटिव एंड I मैक्सिमम नेगेटिव। 0 से t तक 1 टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अपने एक साइकिल के अंदर 2 मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं करंट की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट AC अटेन्स पीक वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्वाइस पर साइकिल, कि एक साइकिल में ये 2 दफा अपनी मैक्सिमम वैल्यू हासिल करेगा। When an incandescent lamp is connected to a source of frequency 50 Hz, अब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड में 50 cycles, then it reaches its maximum brilliance twice in 1 cycle. Thus in 1 second it will reach maximum brilliance twice the frequency of AC, that is 50 into 2 equal to 100। यानी अगर एक साइकिल में 2 पीक वैल्यूज हैं और एक सेकंड में अगर वो 50 साइकिल्स हों, तो 50 into 2 100, hence it will reach the maximum brilliance 100 times per second। तो एक सेकंड में ये 100 दफा अपनी मैक्सिमम ब्रिलियंस को अचीव करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने करंट और वोल्टेज के फेज के बारे में स्टडी किया कि किस तरह करंट जो है वो वोल्टेज से लीड करता है, या इन अदर वर्ड्स वोल्टेज करंट से लैग करती है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। तो आप इस आर्टिकल को अपनी बुक्स में और दूसरी रेफरेंस नोट्स में आप इसको स्टडी करें, और इसके बारे में और शॉर्ट क्वेश्चंस और जो MCQs हैं उनको भी आप स्टडी करें और उनकी प्रिपरेशन करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।